अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वॉशिंगटन। मैं तकरीबन 2 रोज़ के बाद अपने इस यूट्यूब चैनल पे लौट रहा हूँ। उसकी वजह ये थी कि मुझे बहुत शदीद बुखार था और बैठ के व्लॉग करने की मुझ में सकत नहीं थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं डेवलपमेंट्स को वॉच नहीं करता रहा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की 22 अगस्त की रैली के कैंसलेशन के हवाले से इमरान खान साहब का जो अपना रिएक्शन और रद्द-ए-अमल और पोज़ीशन हमारे सामने आई, उसे मैंने बहुत गौर से देखा। उसके ऊपर जो व्लॉग मार्केट है, जो सोशल मीडिया है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सपोर्टिंग वॉइसेज़ हैं, उन्होंने क्या तज्ज़िया किया, उनके जो अपोनेंट्स हैं, उन्होंने उसका क्या तज्ज़िया किया। अलीमा खान साहिबा की एक रिवाइज़ पोज़ीशन हमारे सामने आई, आज़म सवाती साहब की पोज़ीशन भी हमारे सामने आई, अखबारात में भी तज्ज़िया हुआ, टीवी चैनल्स पे भी इसकी बहस हुई। उस सब को मैंने बहुत गौर से देखा। ये अंडरस्टैंडेबल है कि इमरान खान साहब के साथ एक कम्युनिकेशन हुई पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की 21 अगस्त और 22 अगस्त की, यानी 21 अगस्त की रात को या 21 और 22 अगस्त की दरमियानी जो रात है उसमें कम्युनिकेशन हुई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं आज़म सवाती साहब, और जो उनकी मुलाकात हुई जो खासी लंबी तवालत की थी, सुबह 7 साढ़े 7 बजे, वो उसके बाद हुई। अब इस सारी चीज़ की क्या सिग्निफिकेंस है, इमरान खान साहब जो हैं उन्हें क्या एश्योरेंसेस दी गई हैं, ये सब चीज़ों के ऊपर मैं कमेंट आपके सामने रख सकता हूँ। जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी है इमरान खान की, कि पहली दफ़ा ये और भी दफ़ा उन्होंने ऐसा किया होगा, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि मैंने बहुत वाज़ेह तौर पे देखा कि उन्होंने अपनी पोजीशन को मुबहम रखा। उन्होंने गैर मुबहम अंदाज में बात नहीं की, उन्होंने एक एम्बिग्यूटी रखी है इस हवाले से कि 21 तारीख की रात जो है उसमें क्या हुआ। मैं अपनी इस मुख्तसर वीडियो में इस चीज़ का एनालिसिस भी करूँगा कि इमरान खान साहब ने क्या पाया, क्या खोया, और उन्होंने क्या पाया, और इमरान खान साहब ने अपने ऊपर जो एक ज़िम्मेदारी ले ली है 8 सितंबर के हवाले से या आने वाले वाक़यात के हवाले से, ये उनके लिए, इमरान खान की लीडरशिप के लिए किस किस्म का टेस्ट है। और दर हकीकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हट के पाकिस्तान की यूथ को, पाकिस्तान की सियासत को आगे चलाने के लिए और चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए क्या करना होगा। लेकिन इसके साथ मैं एक दूसरे इशू के ऊपर भी क्विक और ब्रीफ कमेंट करना चाहता हूँ, जिसका ताल्लुक पिछले वीलॉग से है, जिसका ताल्लुक मुबारक सानी केस से है। जहां मैंने मुबारक सानी केस में, जहां के पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को, पाकिस्तान के उलमा ने, पंजाब की हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सो कॉल्ड इस्टेब्लिशमेंट ने, जिसको जर्नलों का टोला कहना चाहिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को एक ह्यूमन राइट के इशू के ऊपर डिफेंसिव पर डाला। मैंने उसकी बहुत सी तफसील, मैं वाहिद मेरा ख्याल व्लॉगर हूँ जिसने खासी मेहनत करके उसकी तमाम तफसील जो है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के एक्सट्रैक्ट्स, पाकिस्तान के आइन के टुकड़े, आर्टिकल 20, आर्टिकल 22, उन सब को मैंने स्क्रीन के ऊपर रखा। और जब मैंने उनको स्क्रीन के ऊपर रखा था तो मैंने आप सबसे इस्तदा की और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरी जो भी नाकस अंडरस्टैंडिंग है मैंने वो आपके सामने रखी है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं चाहूँगा कि आप मेरी इस्लाह कर दें और अपना अपना एक ओपिनियन और कमेंट भी मेरे सामने रखें। तो उसके ऊपर भी मैं, जो मेरे सामने ओपिनियन आई है, तकरीबन 50-60 लोगों ने उसके ऊपर तफसीली नोट लिखे हैं, उन सबको मैंने बहुत गौर से पढ़ा है और मैं उसका भी एक समिंग अप आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखना चाहता हूँ। साथ ही मैं आपसे इस्तदा करूँगा, रिक्वेस्ट हमेशा की तरह, कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशंस मिल सकें। इसकी वीडियोस को शेयर करें, जहां मुमकिन है आपके लिए इसकी डिस्कशन और इसकी डिबेट में हिस्सा लें। वो डिस्कशन और डिबेट से इस चैनल को भी फ़ायदा होता है, लेकिन उससे एज ए कम्युनिटी भी हमें फ़ायदा होता है। नाउ कमिंग टू दिस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इमरान खान साहब ने अपने ऊपर जो एक जिम्मेदारी ले ली है, जो उन्होंने एक टेस्ट, ये बहुत बड़ा टेस्ट है इमरान खान की लीडरशिप का। ये क्यों बहुत बड़ा टेस्ट है, ये क्यों एक बहुत बड़ा चैलेंज है इमरान खान के लिए, मैं ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन जो चीज़ मुझे इमरान खान की इस दफ़ा बड़ी पसंद आई कि उन्होंने एक एम्बिग्यूटी रखी, उन्होंने गैर मुबहम अंदाज में बात नहीं की, उन्होंने अपने आप को मुबहम रखा। उसके ऊपर हम स्पेकुलेशन कर सकते हैं, व्लॉगर, मीडिया, कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट, ये सो कॉल्ड जर्नलों का जो टोला है, उसके दरमियान में क्या कम्युनिकेशन हुई है, लेकिन हमें ठीक तरह से नहीं पता कि क्या कम्युनिकेशन हुई है। और यही चीज़ एक अच्छे सियासतदान को, एक अच्छे स्टेट्समैन को हमेशा करनी चाहिए, और ये वो चीज़ है जो इमरान खान ने अक्सर नहीं की। इमरान खान से जब अखबारी रिपोर्टर्स ने, टीवी एंकर पर्सन ने, पाकिस्तानी हों या मगरबी दुनिया के हों, जो सवाल पूछा, इमरान खान साहब उनको एक हार्वर्ड या कोलंबिया के प्रोफेसर या जेफरी सैक की तरह वो चीज़ को समझाने बैठ गए। ये एक सियासतदान का, एक स्टेट्समैन का, एक मेगा डिसीजन मेकर का काम नहीं है।
ایک ایکیڈیمک، ایک پولیٹیکل اینالسٹ کا جو رول ہے وہ زیادہ کلیئرلی ڈیفائنڈ ہوتا ہے، وہ چھوٹا رول ہے. جو ایک اسٹیٹسمین ہوتا ہے، جو ایک نیشنل لیڈر ہوتا ہے، اس کا رول جو ہے نا بڑا کمپلیکس ہوتا ہے. جیسے میرے ذہن میں اور اگر کوئی نہیں آتا فار ٹاپ آف دا مائنڈ، تو بھارتیہ جنتا پارٹی کے بہت امپورٹنٹ ایک لیڈر گزرے ہیں ہندوستان کے، پرائم منسٹر جناب اٹل بہاری واجپئی صاحب. وہ آپ ان کے اوپر کوئی بھی الزام لگائیں، آپ ان کے اوپر یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ وہ کبھی سوچے سمجھے بغیر کسی سوال کا جواب دیتے تھے. وہ اتنی دیر لگاتے تھے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ سوال پوچھنے والا بھی پریشان ہو جاتا تھا. لیکن عمران خان جو ہے وہ فوری طور پہ فی البدی ہر چیز کا جواب دیتے تھے، جو چیز مجھے ہمیشہ بڑی ناگوار گزری، اور میں نے اس کو کئی دفعہ کرٹیسائز بھی کیا. اور کئی دفعہ میں عمران خان کا انٹرویو کرتے ہوئے بھی ڈرتا تھا اس لحاظ سے. کئی دفعہ مجھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بلکہ انویٹیشن ہوتا تھا انٹرویو کریں. میں نے بہت کم کوشش کی عمران خان کے انٹرویو کرنے کی. مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں ان کے سامنے جاتا ہوں، وہ مجھے اپنا بھائی چھوٹا سمجھ کے اور اپنا تمام تر اعتماد جو ہے وہ میرے اوپر انلیش کر دیتے ہیں. اور میرے پاس کبھی یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی تھی کہ میں ایک کرٹیکل اینکر کے طور پہ عمران خان کو جو ہے چیلنج کر سکوں، بیکاز وہ اتنا اندھا دھند ٹرسٹ کرتے تھے کہ مجھے افسوس ہوتا تھا کہ وہ اتنا اندھا دھند ٹرسٹ میڈیا کے اوپر اینکر پرسنس پہ کیوں کرتے ہیں. میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی اور میں ڈیفینس پہ رہا کہ میں ان کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچاؤں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے بہت سے اور اینکر پرسنز ہیں جنہوں نے ہمیشہ عمران خان سے کوئی نہ کوئی چیز نکال کے اس کو سیل کرنے کی کوشش کی، اور عمران خان بڑی انوسنس میں ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے تھے. میری خواہش یہ ہے کہ مستقبل میں ایک ایسا عمران خان ہو جو میڈیا کے اوپر، رپورٹرز کے اوپر، ٹی وی اینکرز کے اوپر اس طرح سے اندھا دھن اعتماد نہ کرے، اور بہت سے سوالوں کا جواب جو ہے وہ مبہم انداز میں دے. اور مبہم انداز ہوتا ہے کہ دس از اے کمپلیکس سچویشن، ٹھیک ہے، ابھی وی ہیو ٹو سی اٹ، ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا، ابھی اس سٹیج کے اوپر اتنا ہی ہے، ابھی ہم اس کو اسیس کر رہے ہیں، جیسے لیٹ سی ہاؤ سچویشن انفولڈز وغیرہ وغیرہ اینڈ سو آن. اس سٹیج کے اوپر میں ایک وہ کوٹ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو میری بچپن میں میری ماں نے مجھے کبھی لکھ کے دیا تھا، پاکستان ٹائمز سے کاٹ کے شاید، جس میں یہ تھا کہ اسمال مائنڈس ڈسکس پیپل، ایوریج مائنڈس ڈسکس ایونٹس، گریٹ مائنڈس ڈسکس آئیڈیاز، بٹ دا گریٹسٹ مائنڈس ایکٹس ان سائلنس. یہ اسمال مائنڈس کی یہ ایگزامپل ہے، یہ جو تھڑوں کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کے معاشقے، لڑکیوں کے گھروں سے دوڑ جانا، کس کی بیوی کس کے ساتھ معاشقہ لڑا رہی ہے، یہ کلاسک ایگزامپل ہے اسمال مائنڈس کی. ایوریج مائنڈ وہ ہیں جو اکثر پاکستانی سیاستدان ہیں. یہ خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ چھوٹے مائنڈ کی بھی ایگزامپل ہے، ایوریج مائنڈ کی بھی ایگزامپل ہے. خواجہ آصف صاحب ہمیشہ لوگوں کے قصے جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں، تو وہ بالکل. اور دوسرا یہ کہ فلاں یہ ہوا یہ ہوا. نواز شریف صاحب بھی ایک ایوریج مائنڈ کے کھاتے میں آتے ہیں، واقعات وہ ڈسکس کرتے ہیں. اور پاکستان کا میڈیا اکثر واقعات ڈسکس کرتا ہے، ویلاگرز بھی بہت زیادہ ایوی ہویا ایوی ہویا ایوی ہویا، لیکن اس کے اندر کوئی آئیڈیاز کی ڈسکشن نہیں ہوتی. آئیڈیاز کی ڈسکشن عمران خان نے ہمیشہ ایک سیاستدان کی حیثیت سے، یاد کریں ان کے 4.25 سال پرائم منسٹرشپ کے، اور اس کے بعد وہ جو 75 انہوں نے جلسے کیے، انہوں نے ہمیشہ آئیڈیاز دینے کی لوگوں کو کوشش کی. فار انسٹنس ان کا ایک آئیڈیا تھا جس کو کوئی سمجھ نہیں سکا، جب انہوں نے یہ کہا کہ غیر سیاسی تو جانور ہوتے ہیں. ان کو کہنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اینیملز کے اندر ہیومن انسٹنکٹ نہیں ہے، ہیومنز کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ وہ کمیونٹی بناتے ہیں، الائنسز بناتے ہیں، اور اتحاد کر کے وہ پولیٹیکل اینیمل ہے. انسان کو اسی لیے پولیٹیکل اینیمل کہا جاتا ہے، اور اس کے کلوزسٹ جو ہیں وہ پھر بیبونز ہیں. یہ جتنے انٹیلیجنٹ اینیملز ہوتے ہیں وہ ایک کمیونٹی فارم کے اندر رہتے ہیں. ادروائز ان کی ایگزامپل یہ تھی کہ جب شیر آتا ہے یا چیتا آتا ہے تو بکریاں جو ہیں وہ دھوڑ پڑتی ہیں، بیکاز ان کے اندر کوئی پولیٹیکل یونٹی کی کیپیبلٹی نہیں ہے. سو بٹ ہیونگ سیڈ دس، عمران خان نے ہمیشہ آئیڈیاز ڈسکس کر کے لوگوں کو دینے کی کوشش کی ہے. اور آج جو چیز میں نے دیکھی ہے وہ تھوڑا سا اس لیول سے اوپر گئے ہیں جب انہوں نے چیز کو کھل کے سامنے رکھا ہی نہیں ہے، اور اب ایک اسپیکولیشن ہے کہ 21 تاریخ اور 22 تاریخ کے درمیان میں ہوا کیا. اب یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ 21 تاریخ کی رات کو عمران خان کو میسج کمیونیکیٹ کیا گیا ہائیسٹ پاسبل لیول پہ. یا ہم اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں، ہم اس کا انالیسس کر سکتے ہیں. ان سے یہ ریکویسٹ کی گئی، ان کو ایک کیرٹ اینڈ اسٹک قسم کی آپشن دی گئی. ان سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ ہم کچھ چیزیں بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے. یہ جو ریلی ہے اسٹیج پہ اس کو کینسل کر دینا چاہیے، بیکاز اس میں بہت سے خطرات ہیں. یہ ممکن ہے کہ انہیں کہا گیا ہو کہ یہ خطرات ہیں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتی ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ May 9 ٹائپ قسم کی تھریٹ جو ہے وہ ان کو دی گئی، یا ان کو ایک احساس دلایا گیا کہ ایسا ہو سکتا ہے. اس میں ریلیجس ایکٹیوسٹ کی بھی بات کی گئی. مجھے بہت حد تک یہ شک ہے کہ اسلام آباد کے ریڈ زون میں جتنی آسانی سے یہ ریلیجس ایکٹیوسٹ پاکستان کی
सुप्रीम कोर्ट के पेरीमीटर तक पहुंच गए और उन्होंने वहां पर चीफ जस्टिस और बाकी जज साहिबान को हरासा किया। ये पाकिस्तान के जर्नैली टोले की मर्जी और आशीर्वाद के बगैर ये हो ही नहीं सकता था और इसकी टाइमिंग भी बड़ी सस्पेक्ट है। बहरहाल इमरान खान को एक मैसेज कम्युनिकेट किया गया और उनको कुछ एश्योरेंसेस जो दी गई, जिसको आप कैरेट एंड स्टिक कह सकते हैं, पाकिस्तान के फौजी जर्नैली टोले की तरफ से। अब इमरान खान ये कह रहे हैं कि इसके बाद ऐसा कभी नहीं होगा, कोई रैली कैंसिल नहीं की जाएगी, 8 सितंबर की रैली जो है वो होनी चाहिए, बाकी रैलीज वगैरह भी जो होनी चाहिए। यहाँ पे जो इमरान खान ने के लिए जो लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है, वो टेस्ट ये है कि जिस जर्नैली टोले की तरफ से इमरान खान को कोई एश्योरेंसेस दी गई हैं या कोई कमिटमेंट्स उनसे दी गई हैं, ये टोला जो है ये बदनामे ज़माना झूठा टोला है। इन्होंने कभी ना तो कभी सच बोला है, ये जो चीज़ बोलते हैं वो हमेशा झूठी साबित होती है। और गुज़श्ता कई महीनों की अगर इनकी कारकर्दगी और वाक़यात आप देखें तो किसी भी स्टेप एंड स्टेज पे इन्होंने कोई पॉजिटिव स्टेप नहीं उठाया, बल्कि ये एक साइड से आप देख रहे हैं कि इमरान खान के साथ कोई कम्युनिकेशन की गई, दूसरी तरफ से आमिर मुगल और बहुत से लोगों के खिलाफ जो है मुकदमे भी दर्ज कर लिए गए हैं। तो वहाँ से भी आपको लगता है कि नीयत जो है इनकी ठीक नहीं है। और अब ये अगस्त के जो 6-7 दिन बाकी बचे हैं और जो सितंबर के आगे 6-7-8 दिन है, तो ये जो 14-15 दिन की इंटरवेंशन है, इसमें 8 सितंबर मैटर नहीं करता। इसमें जो चीज़ मैटर करती है कि ये जो अगले 14-15 दिन है, क्या इनके अंदर हम कोई पॉजिटिव साइंस एंड सिम्टम्स देखेंगे। यहाँ मसला सिर्फ इमरान खान की जेल से रिहाई का नहीं है। इमरान खान की तो कैदी इसलिए हुई है कि इमरान खान ने असूलों के ऊपर सरेंडर नहीं किया। अगर इमरान खान नवाज शरीफ की तरह बहुत सी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार होते तो जेल में पड़े ही ना होते, इस तरह से गिरफ्तार होते ही ना। इमरान खान के ऊपर जो केसेस बने उनमें से किसी भी केस में जान नहीं है। तो इमरान खान के जेल से रिहाई जो है वो कोई बहुत बड़ा प्रिंसिपल गोल नहीं हो सकता पाकिस्तानी कौम का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या इमरान खान का। जो प्रिंसिपल गोल ये है कि अवाम का जो झूठा लोगों का अवाम का जो चोरी किया हुआ मैंडेट है वो वापस होना चाहिए। वो मैंडेट वापस हो सकता है थ्रू अ पॉलिटिकल डील, लेकिन उस पॉलिटिकल डील का एक्सप्रेशन अदालतों से, ट्रिब्यूनल से, हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से होगा। क्या अगले 14-15 दिनों में हम इस हवाले से किसी किस्म की मूवमेंट देखेंगे? क्या बहुत से तहरीक इंसाफ के जो लोगों के ऊपर मुकदमात में उनको गिरफ्तार करके रखा गया है, क्या हम उसकी रिहाई का कोई प्रोसेस आगे चलते देखेंगे? बाज़ लोगों ने यह भी दावा कर दिया कि चंद एक्टिविस्ट की गुज़िश्ता 24 घंटों में जो रिहाई हुई है, शायद वो इमरान खान के साथ जो कम्युनिकेशन हुई है उसके नतीजे में हुई है। मैं समझता हूँ वो नहीं हुई, बिकॉज वो इसलिए हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मौसद जज साहब जनाब मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो दबाव डाला हुआ है वफाकी हुकूमत के ऊपर, जब उन्होंने ये कहा कि ये गिरफ्तारियां लगता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव को फेवर करती हैं, उसके बाद उसी कॉन्टेक्स्ट में वो रिहाई हमें होते देखती है और अब हमें नजर आती है। और मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने अब अजहर माशवानी के भाइयों के केस के ऊपर भी वो दबाव बढ़ा रहे हैं। तो वो जो रिहाइयां हुई हैं वो इमरान खान की कम्युनिकेशन से उसका कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान के साथ जो कम्युनिकेशन हुई है उसमें उसके नतीजे में क्या साइन सिम्टम्स हमारे सामने आएंगे, ये हमें हर दिन देखना होगा अगले 14 दिनों में। इसमें 8 सितंबर ही जो है वो कोई एक वाहिद कह लें कि अटल फैसले का दिन नहीं है। 8 सितंबर के पॉजिटिव रिजल्ट तो तभी निकल सकते हैं एक इफेक्टिव रैली के, जब उससे पहले एक पॉजिटिव बिल्डअप जो है वो हमारे सामने आएगा। देखिए, इस पॉजिटिव बिल्डअप के अंदर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो सकती है कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं, क्योंकि इलेक्शन जो रिजल्ट्स हैं उनको, जो चोरी शुदा इलेक्शन रिजल्ट्स हैं उसके रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त खड़ी की हुई है वो दो जगहों से खड़ी है। एक काजी फायज ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में खड़ी की हुई है, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वहाँ के ऑनरेबल चीफ जस्टिस मियां आमिर फारूक साहब ने खड़ी की हुई है, जिन्होंने ट्रिब्यूनल्स के काम को रोक दिया, उस पर स्टे ऑर्डर दे दिया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मसलसल काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो जस्टिस के अमल के रास्ते को रोक रहे हैं। और इस वक्त जितना हुक्मरान टोला है और जर्नैली टोला है, उनकी कोशिश है कि काजी फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन दी जाए। अगर अगले 14 दिनों में काजी फायज ईसा साहब की एक्सटेंशन की एफर्ट्स जोर पकड़ती हैं तो आप ये समझ लें कि इमरान खान को एक दफ़ा फिर इन्होंने बेवकूफ़ी बनाया। अगर काजी फायज ईसा साहब की एक्सटेंशन जो है उसकी जो ये प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे थे उसमें वो स्लो पड़ जाती है या उससे पीछे हट सकते हैं, तो फिर आप ये समझते हैं कि ये अपनी कोई कमिटमेंट या किसी जो इन्होंने कम्युनिकेशन की है उसको ऑनर करते हैं। ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि जो जर्नैली टोला इस्टेब्लिशमेंट के नाम पे पाकिस्तान को चला रहा है, हाँक रहा है, उसमें कोई सेंस ऑफ ऑनर या सेंस ऑफ डिग्निटी नहीं है। और वो जो हम अपने बचपन से सुनते चले आए हैं,
सोल्जर लाइक कि सोल्जर होगा तो ऑनेस्ट होगा, उसमें एक इंटेग्रिटी होगी, उसमें एक वक़ार होगा जिसको सिपाहियाना वक़ार कहते थे। नसीम हिजाज़ी के हर नॉवल में होता था कि उसके चेहरे के ऊपर एक सिपाहियाना वक़ार था। ये जो अभी हमारे माशाल्लाह जर्नैल साहिबान, इनके चेहरे पे देखें, किसी के चेहरे के ऊपर वक़ार नाम की कोई चीज़ नहीं है, इनमें कोई सेंस ऑफ ऑनर नहीं है, ये कभी सच नहीं बोलते, इनकी सारी जो इंटरनल कम्युनिकेशन है वो झूठ पे मबनी है। तो अगले चंद दिनों में हमें पता चलेगा कि इमरान खान ने जो भरोसा किया है किसी कम्युनिकेशन के ऊपर, वो किस हद तक उनकी सही जजमेंट थी, ये आने वाला वक्त साबित करेगा। अब मैं आऊँ दूसरे मसले की तरफ कि जो पिछला वीलॉग था मुबारक सानी केस के हवाले से, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को डिफेंसिव पे डाला गया और मुबारक सानी केस का जो फरवरी का और जुलाई का डिसीजन था, उसमें से पैराग्राफ जो थे जिनका ताल्लुक आर्टिकल 20 और 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से था, जहाँ ये था कि जो माइनॉरिटी होगी उस माइनॉरिटी को अपनी रिलीजियस प्लेसेस और इंस्टीट्यूशंस में अपने अकायद की जो तबलीग करने की या प्रीच करने की उसको इजाज़त होगी। उस पर मैंने कहा था कि आप सब जो हैं हमें अपने कमेंट्स दें, और मुझे इसका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप में से बहुत ज़्यादा लोगों ने, मैं 100 के करीब लोगों ने उस पर कमेंट किया, और कम से कम 40-50 तो ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही डिटेल्ड उन्होंने उसमें से कमेंट किया। और ये पहली दफ़ा है कि मज़हब के हवाले से एक डिस्कशन पे लोगों ने बुरी ज़ुबान इख्तियार नहीं की, उसमें गालियाँ नहीं लोगों ने निकाली, बल्कि लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको बहुत ही शाइस्तगी के साथ, बहुत तहजीब के साथ रखा है। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और मैं उसके लिए आप सबका शुक्रगुजार हूँ। अब जो पर्सपेक्टिव सामने आया है, वो पर्सपेक्टिव है क्या? अगर उसको मैं चंद अल्फाज में डिस्क्राइब कर सकूं, पर्सपेक्टिव ये आया है कि पाकिस्तान के अंदर हमें हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ या सिखों के साथ कोई मसला नहीं है, क्योंकि हिंदू, ईसाई और सिख जो हैं अपना एक जुदागाना, डिस्टिंग्विश्ड या डिस्टिंक्ट तशख़्ख़ुस रखते हैं, उनकी पहचान बड़ी क्लियर है। वो हम उनको क्लियरली माइनॉरिटी समझते हैं, वो अपने आप को मुसलमान कहने की कोशिश नहीं करते, वहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वहाँ बाउंड्रीज बड़ी वेल डिफाइंड है। जबकि अहमदिया लोग जो हैं वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अपनी नशर इशात को मुसलमानों की तरह करते हैं, हालांकि पाकिस्तान में ये फैसला हो चुका है कि वो मुसलमान नहीं है, और वो अपनी जो मजहबी किताब है उसे कुरान कहते हैं, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसे तफसीर कहते हैं, और जब तक वो ये करते रहेंगे और अपने आप को मुसलमान कहते रहेंगे, ये मसला इसी तरह से खड़ा रहेगा। ये बाय एंड लार्ज यही वो चीज़ है जिसको लोगों ने मुख्तलिफ अल्फाज के अंदर, मुख्तलिफ पैराग्राफ में उसे सामने रखा है। अब यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब तो कर दिया कि पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्या आया। अब इसमें थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखें, मुबारक सानी केस देखें, और जिन 2-3 पैराग्राफ पे, जो पहले पैराग्राफ 9 था फरवरी के डिसीजन का, फिर पैराग्राफ 7 और 42 हैं जुलाई 2024 के डिसीजंस के, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान इस चीज़ को बिल्कुल वाजे कर देती है कि अहमदिया या कादियानी जो हैं ये एक हिट्रोडॉक्स ग्रुप है, यानी ये पाकिस्तान के बाकी जो माशरा है उससे एक अलग से एक चीज़ है। ये हिट्रोडॉक्स हैं, यानी होमोजेनस नहीं है, ये माशरे का उस तरह से हिस्सा नहीं है, इसलिए ये पब्लिक प्लेसेस के अंदर कॉन्फ्रेंस करके, टीवी के ऊपर, रेडियो पे, सेमिनार कॉन्फ्रेंस में, जहां आम पब्लिक मौजूद हो, वहां ये अपनी नशर इशात नहीं कर सकते, तबलीग नहीं कर सकते, प्रोसेलाइज नहीं कर सकते, प्रीचिंग नहीं कर सकते। ताहम एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन्हें अपनी मजहबी जगहों पे, इबादत गाहों के अंदर, अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर, अपने लोगों को, अपनी नई जनरेशन को, अपना जो मजहब या अपने अकायद है, वो कुछ भी हो, अगर इनके अकीदा ये भी है कि बाकी सारे जो 97% या 98% या 99% लोग बाहर एग्जिस्ट करते हैं, जो हम मुसलमान हैं, हम सब गलत हैं, हम गुमराह हैं, हम गलत मजहब में बिलीव करते हैं, अगर इनका अकीदा ये है, तो कम से कम अपनी रिलीजियस प्लेसेस के अंदर इन्हें इस अकीदे को दोहराने की या बताने की या उसकी नशर इशात करने की ज़रूरत है। ये आइन पाकिस्तान का कहता है, और ये चीज़ मैंने देखा कि जो लोगों ने इस पर कमेंट किए हैं वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसलों में, फरवरी और जुलाई के फैसलों में, महज उन्हें, और जो पैराग्राफ लिखे हैं, जो पैराग्राफ 9 है, जो पैराग्राफ 7 है, जो पैराग्राफ 42 है, उसमें अहमदिया कम्युनिटी को महज अपनी ही मजहबी जगहों के अंदर नशर इशात की इजाज़त दी है, और बड़े क्लियरली ये कहा है कि वो पब्लिक प्लेसेस के अंदर नशर इशात नहीं कर सकते। ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे लोगों ने बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया। ताहम आई एग्री टू द पॉइंट कि ये एक यूनिक किस्म की सिचुएशन है पाकिस्तानी माइंड के लिए कि अहमदिया अपने आप को मुसलमान कहते हैं जबकि बाकी लोग उनको गैर मुस्लिम समझते हैं, और एक फाइन लाइन है और एक डिस्टिंक्शन है, और जिस वजह से ये झगड़ा बचता है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपके सामने इसकी बड़ी डिटेल तफसील रखूंगा कि कैसे
यहूदियत और ईसाइयत के दरमियान में भी शुरू के 200-250 साल में इसी किस्म का झगड़ा था। उसकी वजह यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी अपने आप को ईसाई नहीं कहा, उन्होंने किसी सेपरेट मज़हब की तबलीग की ही नहीं, वो किसी मज़हब के दाई थे ही नहीं, वो महज़ एक जूविश रिफॉर्मर थे। और उनकी क्रूसिफिक्शन के बाद भी अगले 70 बरस तक कम से कम लोगों ने अपने आप को ईसाई नहीं कहा। उनके अपने भाई, जिनको बाद में भी क्रूसीफाई कर दिया गया था, मेरा ख्याल है, उन्होंने भी कभी अपने आप को ईसाई नहीं कहा। और वो मसलसल एक जूविश टेम्पल या जूविश तालीमात की रिफॉर्म की बात करते थे। तो अगले 200-300 बरस के अंदर एक झगड़ा ये था कि रिलीजियस प्लेस कौन सी है, क्योंकि वो भी अपनी रिलीजियस प्लेस को सिनागॉग कहते हैं। सिनागॉग इनफैक्ट किसी बिल्डिंग का नाम नहीं था। सिनागॉग का मतलब एक कॉन्ग्रीगेशन, एक कम्युनिटी गैदरिंग थी। तो जो हजरत ईसा के फॉलोअर्स थे वो भी अपनी कॉन्ग्रीगेशन को सिनागॉग कहते थे, यहूदी भी अपनी कॉन्ग्रीगेशन को सिनागॉग कहते थे। ये एक झगड़ा था। जब हम आगे चलेंगे और जब इनकी डिस्टिंक्शन क्लियर हो जाती है, तो फिर ईसाइयों के अंदर कम से कम 1500-1700 बरस तक उन्होंने गले काटे, क्योंकि सबका चर्च एक था लेकिन तालीमात उनकी मुख्तलिफ थी, सेक्ट्स पे सेक्ट थे, जिसकी खौफनाक किस्म की लड़ाइयाँ हुई। तो ये मसले रहे हैं, ये मसले क्यों थे, ये किस तरह से बाद में ठीक हुए, इसका हल कैसे निकला, मैं इसके ऊपर बहुत तफसील से बात कर सकता हूँ। वंस अगेन आई वुड लाइक टू हैव योर कमेंट्स ऑन दिस इशू, ताकि मैं फिर अगर मैं देखूंगा कि बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट होगा तो मैं इसके ऊपर जो है एक सेपरेट वीलॉग करूंगा। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।